जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। हार्दिक इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। चलिए, अपनी कहानी को आगे की तरफ लेके चला जाए, है ना। हमारी सेना आगे की तरफ कूच करेगी और अगले अध्याय की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सेट जो है 14 है। आज 14 नहीं 15 है ना। आज 14 नहीं, शायद 15 होगा। चलो, कोई बात नहीं, इसको देख लेना एक बार। शायद मुझे याद है शायद 15 है, 14 तो शायद कल हो गया था। आज है 15। चलो, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सीपीयू टीयर वन का सवाल है ये। सीपीयू टीयर वन 3/10/2023 का पूछा गया सवाल है और क्वेश्चन पूछा है कि मोर पीपल इन टर्की। यह तुर्क है ना, इसे इसे टर्की, यही है, टर्की की बात कर रहा है कि ज्यादातर यानी मोर पीपल, ज्यादातर लोग जो हैं कहां पर, तो टर्की में, जो तुर्की के अंदर आर क्या है, ऑन द ब्रिड लाइन नाउ देन 30 years अगो। यानी कहना चाहता है कि ज्यादातर लोग, ज्यादा लोग, मोर पीपल मतलब ज्यादा लोग, क्या है कि वो तुर्की के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑन द क्या है, ब्रेड लाइन है। यानी ऑन द ब्रेड लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे यहां है एक पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, और पॉवर्टी लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, और पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो बिलो पॉवर्टी लाइन। वहां पर इसी पॉवर्टी लाइन को कह दिया गया है क्या, ब्रेड लाइन। वो क्या है, ब्रेड लाइन। तो ब्रेड लाइन के ऊपर है तो अबव ब्रेड लाइन, ब्रेड लाइन के नीचे है तो बिलो ब्रेड लाइन। तो हमारे यहां होता है एपीएल और बीपीएल, वहां पर है एबीएल और यहां पर है बीबीएल। तो वही चीज है। ब्रेड लाइन का मतलब होता है कि जो एक ऐसी अवस्था कि जहां पर बस खाने के दाने मिल जाए, यानी खाना है और खाना का जो दाना है वो मिल जाए, कि भाई ब्रेड खा सके, है ना, ब्रेड खा सके। वही चीज कह रहा है ये। यानी इसका मतलब क्या है कि और वेल एजुकेटेड, एजुकेटेड की बात ब्रेड लाइन से नहीं है। बी वेरी एक्सपेंसिव नहीं है, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ये तो उल्टा का कह रहा है। ये तो वैसा वाला हाल है कि खाने के दाने नहीं है और कह रहा है कि तुम तो बहुत लग्जरी सामान खरीदते हो। कौन सी गाड़ी है आज तुम्हारे पास, फेरारी है कि लंबोर्गिनी है, कौन सी है ना। कौन कौन सी गाड़ी से आ जाए हो। वो कह रहे हैं कि ब्रेड लाइन, यहाँ खाने के जो है दाने नहीं मिल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि एक्सपेंसिव है, बहुत मनी है। ये बहुत होता है वेरी पुअर। बी वेरी पुअर को कहते हैं क्या, कि जो मतलब ऑन द ब्रेड लाइन। सर आज मेरा बर्थडे है, आशीर्वाद चाहिए आपका। आप सभी जितने लोग आज बर्थडे है, खास करके दिनेश, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, है ना। आप ऐसे ही जियो हजारों साल, 1000 साल तो मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी दुआ है कि आप हजारों साल जिए और आपके दिन जो है खुशियों से भरे रहे। इस साल आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाए, यही मैं दुआ करूंगा। जन्मदिन की ढेर सारी जो है बधाई आपको। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। जस्टिफिएबल, जस्टिफाइबल या जस्टिफिएबल कहते हैं। एबल का मतलब तो योग्य होता है और एक शब्द होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है न्याय सिद्ध कर देना, यानी किसी चीज को एक तरीके से कहना कि हाँ भाई ये सही है, वास्तव में सही है। मतलब मान के चलो कोई व्यक्ति है, वो लाख रुपए कोई सामान खरीद के लेके आया। अब लाख रुपए का सामान जो खरीद के लेके आया है तो उसके घर वाले पूछ रहे हैं क्यों लेके आए, क्या जरूरत थी इसकी लाने की। अब वो अपनी चीजों को बताता है कि देखो इसके बिना ये काम नहीं हो रहा था, इसके बिना वो काम नहीं हो रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था, वैसे नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें वो क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है। तो वही जस्टिफाई का मतलब होता है जस्टिफिएबल, यानी न्याय सिद्ध के योग्य। यहां देखो, यहां पर है डिफेंसिबल, तो इनडिफेंसिबल, यहां क्या है, डिफेंस मतलब होता है किसी चीज को रक्षा करना, इनडिफेंसिबल जिसको रक्षा न करा सके। यहां देखो, यहां पर न्यूट्रल है ये, ना ही राइट ना ही लेफ्ट। मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब एक तरीके से उसको बना के रखना, है ना। घर बना दिया और घर को मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो मेंटेन करने को कहते हैं मेंटेनेबल, है ना, मेंटेनेबल। रीजनेबल कहते हैं इसको, यानी सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या है, रीजनेबल, यानी जो मतलब रीजनेबल है, हाँ इस चीज को लेना एकदम रीजनेबल है, ये रीजन था ये, तो वही चीज क्या कहलाता है, रीजनेबल। तो यही कहलाता है क्या, जस्टिफिएबल। नेक्स्ट आ जाओ, अगला देखो। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, ये ईडियम पूछा है। यानी लेफ्ट मतलब छोड़ देना, आउट मतलब बाहर, इन मतलब में, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। किसी ठंडे में किसी को बाहर छोड़ देना। अब ठंडे में किसी को बाहर छोड़ने का मतलब क्या है, लेफ्ट आउट, छोड़ देना। यानी ठंडे में किसी को बाहर छोड़ देने का मतलब क्या है, देखो ध्यान समझना इस चीज को। पहले तो उन सारे ऑप्शन को, सीपीयू जैसे एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये, ध्यान से सुनना। सीपीयू ऐसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन है एकदम लॉलीपॉप। कैसे, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इडियम्स फ्रेज के समेत और बहुत सारे ऐसे टाइप से क्वेश्चंस होते हैं जिनको जब भी करते हैं तो ये नहीं देख के करते हैं कौन सा सही है, बल्कि ये देख के काट देते हैं कौन सा गलत है, कौन सा नहीं होगा। जैसे आप देखिए, यहां कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, तो क्या यहां पर कोल्ड फूड होगा, काट दिया, ठीक है।
यहां पर कह रहा है कि बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यानी कोल्ड मतलब ठंडा है, तो क्या वेदर से कोई मतलब है इसका? नहीं है सर। इसका मतलब ए गया, इसका मतलब सी गया। टू लीव मतलब छोड़ना, इन हरी जल्दबाजी में किसी को छोड़ देना, नहीं। यह है कि किसी को नजरअंदाज कर देना। ठंडा में है तो ठंडा में उसको वैसे ही छोड़ देना, कहलाता है क्या? हाँ, कहलाता है क्या वो? तो टू बी इग्नोर्ड। अब देखो, अमन ने इसका आंसर सी दिया है ये सोच के कि सर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कोल्ड का मतलब है ठंडा, और ये वेदर की बात कर रहा है। ये फंसाने की कोशिश करी जाती है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि ईडियम और फ्रेज का कभी भी लिटरल मीनिंग नहीं हो सकता। यानी जब भी आप ईडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि उसका लिटरल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये नहीं कि ठंडा है तो ठंडा गर्म कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर प्लीज एसएससी जो है एसएससी टायर 2 का भी क्वेश्चन करवा दीजिए। बाबू, आपको एसएससी टीयर 2 का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया है और आगे भी कराऊंगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए। जो चीजें पढ़ रहे हैं आप उस पर प्लीज ध्यान दीजिए। हमारे हिंदुस्तान के लोगों की खास बात है, जो चीज होता है उस पर ध्यान ना देके जो चीज नहीं होता उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। समझ में आया? तो यही चीज है कि आप अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बाकी टीयर 2 है उसके क्वेश्चंस बिल्कुल कराऊंगा मैं, और मैं कराते आया हूं। आप देखना, शुरुआत ही मैं उससे किया हूं। आप पहला सेट निकाल के देखो तो सीजीएल टीयर 2 का ही क्वेश्चन है उसमें, तो मैं उसी से शुरुआत किया हूं। तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं होगा? आप निश्चिंत रहा करिए इन सब में। अगला देखो, lots of kids was visualized crossing the road when the bus arrived। कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट वर्ड है, सेगमेंट करेक्टली कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुली। बिल्कुल यहां पर कहना चाहता है, पहली बात देखो, बात एकदम सिंपल है, साधारण है। ये वॉज तो नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद ये वाला भले ही ऑब्जेक्ट हो, लेकिन यहां लॉट्स ऑब्जेक्ट है और लॉट्स भी प्लूरल है। इसका मतलब कि लॉट्स के हिसाब से वॉज नहीं होगा, तो यहां वॉज काट दिया। या तो वर होगा, या तो हैव होगा, या तो आर होगा। ठीक है, आप जरा पहले मुझे जवाब दीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर जो है, इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, एक बार मुझे बताइए। सर यूपीएससी का क्वेश्चन करा दीजिए, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं कराऊंगा बाबू, है ना। आईएएस के क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता काहे कर रहे हो। बस अभी तुम्हें रफ्तार नहीं पकड़ाया है, अभी धीरे धीरे चलने दो। देखो, आप में से सारे बच्चों का आंसर सही है, आंसर ए है, ए। हाँ, देखो, जैसे ही कहा सारे बच्चों का, तुरंत जो है आंसर गलत दे दिया अभिनव ने। और एक कौन है? एनडीए बॉय अमरनाथ यादव। वो बहुत मार मारेंगे तुमको, कि जितने लोग आंसर ना जो बी देने वाले हैं और सी देने वाले हैं, उनको हाथी के पांव तले कुचलवा दूंगा मैं, अगर मेरा बस चले तो। तुम लोग ऐसे नादानी वाली गलती कैसे कर सकते हो? मैंने हमेशा एक चीज सिखाया है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन का जब भी आपको आंसर देना हो, एक एक तर्क दो, एक मतलब लीगल तो नहीं कह सकता, एक ऑथेंटिक कोई तर्क दो कि मैंने इसको आंसर क्यों किया है। भले आप इस चीज का तर्क ना दो कि मैंने इसका आंसर क्यों किया है, लेकिन यह तर्क आपके पास जरूर होना चाहिए कि यह आंसर नहीं होगा। उसका एक ऑथेंटिक फैक्ट जरूर होना चाहिए कि इसका आंसर ये नहीं है। आप देखिए जरा गौर से, आप यहां पर कह रहे हैं कि सर वॉज नहीं होगा, मैंने उसका एक तर्क दिया, मैंने एक चीज कहा कि सर ये क्या है, तो ये प्लूरल है लॉट्स, और लॉट्स के हिसाब से वॉज नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको काटा। आर और हैव को काटने का या वर को काटने का एक तर्क होना चाहिए हमेशा। हाँ बिल्कुल, देखो वसीम ने बिल्कुल सही कहा है, और जितने बच्चों ने आंसर ए दिया है वो ये बिल्कुल ये चीज सोच के ये आंसर दिए हैं कि सर ये बताइए कि हैव तो प्लूरल है, आर तो प्लूरल है, हैव बीन सीन। यहां पर अगर हम कहेंगे तो यहां पर हैव बीन सीन यानी ये एक पैसिव है। ये मत समझना, ये हैव बीन सीन पैसिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। लेकिन जब हम आगे बढ़े और आगे हमने देखने की कोशिश करी कि यहां पर सेंटेंस और प्रेजेंट, अगर हैव आर करूंगा तो ये प्रेजेंट का, और अगर मैं इसको कर दूंगा मतलब वर कर दूंगा तो पास्ट का। प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा, तो आप तुरंत देखें कि वेन एक कंजंक्शन है और वेन के बाद क्या लगा है, अराइव्ड। और अराइव्ड क्या है, एक V2 है, V2 है इसका मतलब पास्ट है। इसका मतलब यह बात तय हो गया कि अगर वेन के बाद पास्ट है तो वेन के पहले भी पास्ट होगा, और पास्ट में सर हैव और आर नहीं आता, इसलिए आंसर ए होगा। क्या कहा मैंने, तर्क देना जरूरी है।
आपको मैंने हमेशा सिखाया है, कॉमन एरर क्वेश्चन जब भी करो एक बात का ध्यान रख के करो कि जो है टाइम क्या है, और टाइम बताने के दो तरीके हैं। एक तो टाइम खुद आ जाएगा जो अपने बातों को बताएगा कि यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सारी बातें करके, और दूसरा क्या है कि एक और तरीका है इस चीज को बताने का, और जो ये है कि टेंस लग जाए, जैसे कि टेंस ये V2 नहीं बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूं कि पास्ट हूं, तो इस बात का ध्यान रख के क्वेश्चन किया करो। ऐसी ऐसी गलती करोगे बाबू, उसका मतलब क्या ही कहा जाए, बहुत बुरा लगता है ना, बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है, ये बात का ध्यान रखा करो। आ जाओ यहां पर। ड्रेडफुल, क्या है ड्रेडफुल? ड्रेडफुल का मतलब भयानक है, खतरनाक, जो बहुत ही खतरनाक होता है, भयानक होता है, उसे कहते हैं ड्रेडफुल, है ना। ड्रेडफुल, डेडफुल, ड्रेडफुल है ना, एक डेडपुल करके भी था, एक मूवी है ना हॉलीवुड वाली, तो वही है। ड्रेडपुल का मतलब होता है भयावह, भयानक, या फिर खतरनाक। फीबल मतलब होता है क्या? कमजोर, फीबल मतलब कमजोर। टेरिबल का मतलब क्या है? भयानक। टेरिबल का मतलब क्या होता है? यही सेम भयानक है, तो सर देखते ही आंसर आ गया। ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगल, है ना। ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस होता है, तो यहां पर ऑस्पिशियस का मतलब होता है जो मंगल है। आपने रामचरितमानस की चौपाई को याद है चाहे नहीं है, लेकिन ये जरूर याद है कि मंगल भवन अमंगल हारी, यानी मंगल हो और सारे अमंगल हर जाए, तो वही चीज है मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वही चीज क्या है? तो मंगल, तो वही है ना शुभ, इसको कहते हैं शुभ, शुभ। क्लियर? हाँ, देखो यहां प्रोपिचुअस का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल। अनुकूल समझते हो? अनुकूल और प्रतिकूल होता है। जैसे आप जिस दिशा में दौड़ रहे हो, हवा ठीक उसी दिशा में है, यानी हवा आपके अनुकूल है। आप इधर से जा रहे हो, हवा इधर से आ रही है, इसका मतलब प्रतिकूल है। तो अनुकूल प्रतिकूल, तो आंसर क्या हो जाएगा? टेरिबल। क्या पूछा है? सिनोनिम। ठीक है, तो ये इसका अगर एंटोनिम पूछता तो अनुकूल हो जाता, या फिर ऑस्पिशियस हो जाता, दोनों। देखो लिखा है कि द पेंडेमिक डीपली अफेक्टेड स्मॉल बिजनेसेस ऑनर्स एज दे हैव नो मींस ऑफ लाइवलीहुड लेफ्ट। ये देखो क्या कह रहा है कि जो पेंडेमिक ने बड़े डीपली मतलब बड़ी गहराई से अफेक्ट किया है छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस को। ठीक है, स्मॉल जो बिजनेस है उनको, और जो बिजनेस के ऑनर्स हैं उनको। भाई ऑब्वियसली है कि जो ऑनर है, कोई ना कोई हर बिजनेस का एक ऑनर होगा, और वही ऑनर होगा तो उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। एज जैसे कि दे हैव नो मीन्स, उनके पास कोई माध्यम नहीं है जीने का। अब लग रहा है कि ये दुनिया, ये महफिल अपने काम की नहीं है, वो क्या इस प्रकार से बर्बाद कर दिया है। क्या कहते हैं? पॉपर। पॉपर का मतलब होता है वेरी पुअर, बहुत गरीब को कहते हैं। जो आपने पहला देखा ना कि ऑन द ब्रेड लाइन, वही वाली चीज है कि पॉपर। पॉपर का मतलब होता है गरीब। इसको याद भी कराया था क्या? पापड़ से, कि जो पापड़ खाते हैं वो क्या होते हैं? तो पॉपर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। अगला, द यूज ऑफ केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स बिगेन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। बताओ, यहां कह रहा है क्या कि द यूज, उपयोग, प्रयोग, केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का प्रयोग करना शुरू हो गया कब? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद। आप सबने हरित क्रांति के बारे में पढ़ा होगा कि हरित क्रांति जब हुई थी तो उसका उस समय। अच्छा एक बात कमेंट करके बताना कि हरित क्रांति जो है, मतलब हरित क्रांति जो करने वाला व्यक्ति कौन है? सबको पता है ना? स्वामीनाथन। पूरा नाम बताओ सब लोग, हरित क्रांति करने वाले व्यक्ति का नाम। मेसन मतलब क्या है? वसीम का कहना, बाबू राजमिस्त्री को मेसन कहते हैं, जो नहीं दीवार उवार जोड़ते हैं उनको मेसन कहा जाता है। चलो, लिखा है यूज ऑफ केमिकल्स। भारत के, हाँ भारत, हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक है नॉर्मन बोरलोग, ये मतलब पूरी दुनिया में, और भारत के हैं MS स्वामीनाथन। बिल्कुल सही कहा है। चलो, बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है कि यूज, प्रैक्टिस नहीं होता है, प्रैक्टिस किसी सोसाइटी के अंदर की आती है, और कस्टम मतलब रीति रिवाज होता है कि देश का। कंजम्पशन नहीं, है ना। कंजम का मतलब होता है कि जब आप खुद उस चीज का उपभोग करोगे। यहाँ इंसेक्टिसाइड केमिकल्स का उपभोग तो हम करते ही हैं सर, जो खाना जो खाते हैं उसके अंदर भी सारी चीजें हैं, तो वही कंजम्पशन नहीं है। हालांकि कंजम्पशन यूज नहीं करा जा सकता है, भले हो मतलब इनडायरेक्ट हो। यूजेस, जो उसके यूजेज हैं किसके, कि द यूज, यूज एक वर्ब है। क्या है ये? वर्ब है। तो वर्ब जो है वो यूज है ना। आई कैन यूज योर फोन, है ना। यू कैन यूज माई कार,
तो वो यूज जो है वो V1 है, वर्ब है, तो द यूज नहीं, द यूजेस। याद रखना ये एक वर्ब है, ये इसको बता दे, लिख देता हूं मैं, ये क्या है, वर्ब है, और यूजेस एक नाउन है। द यूजेस ऑफ केमिकल्स, जो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, कैटास्ट्रॉफिक, आपदा। कैटास्ट्रॉफिक, कैट्स के बीच में रख दिया ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफिक फैल गया, एंटोनिम पूछा है। चलो आओ देखते हैं इन सारी चीजों को। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा। ये देखो, फॉर्च्यूस का मतलब होता है जो भाग्यशाली टाइप का हो, लकी टाइप का हो, है ना, इसे कहते हैं भाग्यशाली। भाग्यशाली, ठीक है। फियास्को का मतलब होता है असफल या असफलता कह सकते हो, असफलता। सबोटेज का मतलब होता है तहस नहस, तहस नहस। ये क्या है, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपदा। कोई चीज किसी चीज के रूप में आपदा है, सर एंटोनिम पूछा है, ये तो सिनोनिम ठहरा, काट दिया। ये भाग्यशाली है, फियास्को असफलता है, सैबोटेज का मतलब होता है तोड़फोड़ कर देना, तहस नहस कर देना, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभी। नेक्स्ट, एन आर्म एंड अ लेग। एक आर्म मतलब बाजू, और एक पैर। आपने सुना होगा एक समय था कि जब लोग आईफोन खरीदने के लिए अपनी किडनियां बेचने लगते थे, तो आईफोन फिर भी तो सस्ता था, लेकिन अगर ऐसा कोई मार्केट में चीज आ गया जिसको खरीदने के लिए इंसान एक हाथ बेच दिया और अपना एक पैर बेच दिया, इसका मतलब बहुत बड़ी भारी कीमत चुकाई है। मैं ये जो ईडीएम है इसकी ओरिजिन को मैं बताता हूँ। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, आप सभी जानते हैं कि 14 से 18 तक के बीच में जो वर्ल्ड वॉर चला था, वर्साई की संधि के द्वारा ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म कर दिया गया, संधि हो गई। लेकिन अगले कुछ ही सालों के बाद फिर से वो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। कारण है कि इतनी बड़ी भारी रकम जो जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी, उसको चुकाने के चक्कर में देश की हालत खराब हो चुकी थी, और उसके तुरंत बाद ही देखोगे वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया। कहा जाता है कि बड़ा लंबा चला था सेकंड वर्ल्ड वॉर, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं कि जब लोग वापस आए, कई ऐसे सैनिक लड़े, और सैनिक जब लड़े तो कई ऐसे सैनिक थे जिनका एक हाथ नहीं था, जिनका एक पैर नहीं था, उन्होंने एक बहुत भारी कीमत चुकाई थी। वही चीज होता है क्या, एन आर्म एंड अ लेग, यानी एक सैनिक अपना हाथ और अपना एक पैर गंवा बैठा, उसी को कहते हैं एन आर्म एंड अ लेग। मुझे तो और देख के हैरानी होती है कि इतिहास में एक ठीक ऐसा ही कैरेक्टर एक है, एक आर्म और एक लेग वाले कैरेक्टर आप देखोगे, वो व्यक्ति का नाम है राणा सांगा। आप सभी जानते हैं मेवाड़ की धरती के वो कहने, मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था। तो राणा सांगा अपने आप में एक बहुत महान राजा हुए, जिन्होंने मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, किसी के खिलाफ जब भी लड़ाई लड़ी उसमें हारा नहीं। उसके अपने भाई उसको मारने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन उन सभी से बच निकला। एक आंख नहीं था राणा सांगा को, उसके भाई ने उसकी आंख को फोड़ दिया था। अभी मैं देख रहा था कि पार्लियामेंट में बहस चल रही थी, एक रामलाल जी सुमन है, आगरा के अंदर जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप हमें मुगलों की विचारधारा को मानते हैं कि हम मुगल की विचारधारा वाले लोग हैं, तो आप भी उस गद्दार राणा सांगा के जो है वंशज है, जिन्होंने बाबर को भारत में निमंत्रण दिया। मैं जान देख के हैरान हो गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि देश का इतिहास हर एक व्यक्ति को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो देश का इतिहास जरूर याद रख सके। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राणा सांगा को जरूरत नहीं थी किसी बाबर टाबर को बुलाने के लिए। राणा सांगा, और वो भी ऐसे व्यक्ति, इब्राहिम लोदी जो है, इब्राहिम लोदी को ऑलरेडी जो है राणा सांगा हरा चुका है। तो वैसे व्यक्ति को जिसको पहले ही हरा चुका है, उसको हराने के लिए, उसको मारने के लिए किसी दूसरे विदेशियों की जरूरत है क्या? ये तो अपने आप में बहुत सोचने की बात है। और आप अगर इस विचार से कहेंगे कि उस जो है गद्दार राणा सांगा ने न्योता दिया, न्योता देके बुलाया, तो फिर तो बहुत सारे ऐसे इतिहास में ऐसे लोग हैं। सादत अली खां कौन थे? सुजाउद्दौला कौन थे? मराठे जब अहमद साहब अब्दाली से लड़ाई लड़ रहे थे, सुजाउद्दौला ने पीछे हट गया। तो ये जो सियासती चीजें हैं ना, ये सियासत के नाम पर ये लोग देश के अंदर क्या ही कर रहे हैं जिसका कोई हद नहीं। और कहीं ना कहीं जो है, मैं इसी बात को कहता हूं, जो सच और झूठ की दूरी है वो दूरी समझते हैं, इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो हक समझते हैं हमसे हमारा नेवाला छीन लेने को। बहुत से लोग डकैती को मजदूरी समझते हैं। तो डकैती जो हो रही है उसकी मजदूरी आप समझ रहे हैं, ये आपकी गलती है। और भारत का इतिहास कहा जाए कि अगर मैं एज ए टीचर मैं ये बात कह रहा हूं कि मुझे अगर भारत के पूरे इतिहास को उठा के देखोगे, मुझे सबसे बेहतरीन इतिहास लगता है राजस्थान का। क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती तो है, लेकिन सिर्फ वीरों की धरती, वीरांगनाओं की धरती है।
आप देखोगे कि हर जगह के जो युवा हैं, हर जगह के जो लोग हैं, खास करके पुरुष, उन्होंने हमेशा लड़ाई की है। हर जगह के आप जो है कुस्तुनतुनिया साम्राज्य उठा के देख लीजिए, वहां भी मगध साम्राज्य उठा के देखिए, वहां भी। लेकिन राजस्थान एकमात्र धरती वो है कि जहां पर पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी बहुत बड़े बड़े लड़ाइया को अंजाम दिया है। आप अगर राजस्थान के इतिहास को उठा के देखेंगे, आपको जौहर दिखाई देगा कि जहां पर जब पता है कि सामने वाले की सेना 1 लाख है, अपनी सेना 10,000 है, हम हारेंगे, और हारेंगे तो हमारी महिलाओं के साथ गलत जो है दुर्व्यवहार किया जाएगा। क्यों ना, उसको जो है दुर्व्यवहार होगा कि नहीं होगा ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन इस बदन को हम छूने नहीं देंगे। और अपने ही घर के अंदर एक पूरा का पूरा जो है लकड़ियों का ढेर लगा के और वहां पर आत्मदाह कर लिया गया। वो देश है राजस्थान का देश। वहां के एक बहुत बड़े राजा हुए राणा सांगा, और राणा सांगा के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने पर मजबूर कर देता है कि इन लोगों को थोड़ा बहुत जो है एक बेसिक सिलेबस जरूर होना चाहिए। एक नेता बनने के लिए जरूरी है कि कम से कम कुछ सिलेबस डिसाइडेड हो, कि आप कम से कम हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए, सिविक्स पढ़ लीजिए, है ना। आप लोगों के नागरिक जो चीजें हैं वो उसको आप कम से कम समझिए। पॉलिटी आप पढ़िए, पता कुछ है नहीं, बस भगवान मुंह दे दिए, आके बोल देना है कि गद्दार है, ये है, वो है, यही चीजें हैं। मैं तो देख के हैरान था, एक समय पर सवाल भी पूछा गया था कि बताइए कि मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का वो गद्दार महाराणा प्रताप, जब अकबर पूरे देश को एक करना चाहता था तो उसके खिलाफ था, बताइए इस बारे में आप क्या समझते हैं। ऐसे सवाल पूछे गए थे। तो वही चीज है, वो राणा सांगया जिसका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, उसके शरीर पर 80 घाव थे, 80 घाव। जब लड़ाई हो रही थी, चंदेरी की लड़ाई जब हो रही थी, तो सबसे पहले अपने आप को सामने रख दिया। कई ऐसी चीजें हैं जो उस हारना वो दूसरी चीज है ना। लड़ाई हुई है, आज तक जो नहीं हारा, इसका मतलब ये थोड़े कुछ भी कह दो। वो सब बाबर की ऑटोबायोग्राफी लिखा है, तुजू के बाबरी, बाबरनामा, उसने लिख दिया है। उसमें तो ये भी लिखा है वो दिन भर में 14 पैक पीता था, हर दिन वो शराब के नशे में, हर दिन वो जो है गांजा अफीम के नशे में लगा रहता था। क्या जरूरी है कि गांजा अफीम पी के उसने लिख दिया हो। आप उसकी खुद की जीवन कहानी, कौन अपनी जीवन कहानी को खराब लिखता है, जरा बताना मुझे। अगर आप कोई किसी को भी कहेंगे कि जीवन की कहानी लिखिए, वो अपने आप में बहुत अच्छा लिखेगा। वो कहेगा कि एक बार मोदी जी ने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, मैं नहीं गया, क्योंकि खुद लिख रहा है, कौन देख रहा है उसको। वही चीज है। तो वही एन आर्म, एक हाथ और एक पैर। तो एक हाथ और एक पैर ना होना, इसका मतलब एक बहुत भारी कीमत होती है, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, डेट इज कॉल्ड एन आर्म एंड अ लेग। आगे देखो अगला। सर कभी आइए हमारे राजस्थान में। बिल्कुल आएंगे भाई, और मैं कई बार आया भी हूं उस राजस्थान की धरती को मैंने कई बार नमन किया है। वहां पहुंच के वो हल्दी घाटी का मैदान, जहां पर एक हैरतंग युद्ध हुआ था, उस धरती को मैंने बार बार जाके वहां नमन किया है। मुझे पता है उस राजस्थान के बारे में, और मैं बिल्कुल आना पसंद करूंगा। ना आइयो जयपुरियो तो जग में आके की करियो, ऐसा तो है ही। चलो, यहां पर है अ पर्सन इंगेज्ड इन और ट्रेंड फॉर स्पेस फ्लाइट। अभी आपने देखा सुनीता विलियम के किस्से आपने सुने होंगे, है ना। सुनीता विलियम क्या थी, एक स्पेस फ्लाइट के अंदर, मतलब एक पर्सन, देखो साफ साफ इसको हिंदी में समझाने की कोशिश मैं करता हूं। अ पर्सन का मतलब एक व्यक्ति, इंगेज का मतलब होता है अभ्यस्त होना, किसी में इंगेज्ड होना, है ना। यानी जो एक तरीके से कि जो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो इंगेज रहता है किस में, या फिर ट्रेंड किया जाता है किसके लिए, तो स्पेस फ्लाइट के लिए। उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो का मतलब अंतरिक्ष होता है, वहां में जो अंतरिक्ष में जो चलता है वो चीज क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोनॉट। चलो और देखो, देखो एट्रोसियस का मतलब होता है, एट्रोसिटी आपको शब्द कराया था, वही एट्रोसियस है। एट्रोसिटी अत्याचार, तो अत्याचार जो अत्याचारिता जिसके अंदर ज्यादा है ना। एस्ट्रोनॉमर, ये तो खगोल चीजें है। एस्ट्यूट का मतलब होता है बुद्धिमान, एस्ट्यूट होता है वो बुद्धिमान होता है। नेक्स्ट आइए अगला, साइट। साइट का मतलब होता है जगह, किसी चीज जैसे जगह होता है, नहीं कहते हैं कि मैं साइट पर, जो कंस्ट्रक्शन वाले होते हैं वो साइट पर जाते हैं, है ना, साइट होता है वो, तो वही लोकेशन कहलाता है। लैप मतलब छलांग होगा, ग्लोब मतलब पूरा का पूरा, पुल मतलब होता है खींचना, नहीं दरवाजा होता है, पुल होता है, पुश होता है, दो होता है, तो वही है। तो पुल पुश, जहां खींचना होता है हम ढकेल देते हैं, तो पुल पुश। तो अब तो हिंदी में लिखना ढकेलिए, है ना, ठेलिए लिखने लगता है, तो वही है। पुल एक होता है और एक पुश होता है। पुल का मतलब होता है खींचना, और पुश का मतलब होता है धक्का देना आगे की तरफ। यहां देखो, यहां पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड सीरीन, ट्रायम्फ, अनवेल, ठीक है, COMPARI, कंपैरिजन, आंसर सी। अबेंडन का मतलब होता है किसी भी चीज को त्याग देना। आपको मैंने 3 शब्द कराया था,
हाँ, रोहित शर्मा का पुल शॉट अपने आप में फेवरेट शॉट है। क्या करता है, बॉल अगर शॉट हो गई तो खींच देगा, ऐसे पुल की मार देगा। तो पुल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, मतलब पुल एक तरीके से क्या होता है कि किसी बॉल यहाँ पर है उसको खींच के इधर फेंक देना, तो वही होता है पुल, है ना, पुश पुल, वो सारी चीजें होती हैं। तो अबेंडन, तीन शब्द आपको याद है कराया था। एक शब्द था कि मतलब किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग देना, यानी जब आप किसी पद पर हैं, है ना, किसी जगह पर हैं, आप उसको छोड़ दिए तो होता है एब्डिकेट। एक होता है अबेंडन, छोड़ देना, त्याग देना। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी उपाधियों को त्याग दिया था। बोर और जुल्लू मेडल गांधी जी को मिला था, उन्होंने वो छोड़ दिया। और तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी छोड़ दिए। ऐसे कई ऐसे लोग थे जो सरकारी दफ्तर में काम करते थे, उसको भी छोड़ दिया वो। तो वही एब्डिकेट होता है, किसी बनावट चीज, फिजिकली किसी चीज को छोड़ देना अबेंडन कहलाता है। और एक होता है एब्ज्यूर, अपनी आदतों को त्याग देना एब्ज्यूर कहलाता है। ये अलग अलग चीजें हैं। पेरिस का मतलब होता है तबाह। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, डिजर्ट कर देना, छोड़ देना। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है लंबा करना। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना। है, देखो ये इसका हो सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछा है सिनोनिम, अगर एंटोनिम पूछता तो ये होता, सिनोनिम पूछा है तो ये होगा डेजर्ट। अगला, अगला देखो। हाँ, डेजर्ट, डेजर्ट एंड डेजर्ट, बिल्कुल सही कहा। चलो, डैम्प का मतलब होता है गीला। डैम्प के पास जाओगे तो वहां का जमीन कैसा होगा, आर्द्र जलवायु होगा उसमें, मतलब वहां की जो चीजें हैं वो आर्द्र, मतलब काफी उसमें पानी जैसा होगा, वो गीला होगा, उसे डैम्प कहते हैं। डैम पे जाओगे तो क्या होगा, डैम, डैम मतलब गीला, गीला होता है। मिस्टी का मतलब ही होता है गीला, जो है ना, मिस्टी। हाँ, ट्रॉपिकल तो आप समझते ही हो, ज्योग्राफी में आपने ट्रॉपिकल पढ़ा होगा। यहाँ शोक्ड का मतलब होता है किसी चीज को शोषित करना। एरिड का मतलब होता है जहां पानी की कमी है, यानी बंजर है, उसे एरिड कहते हैं। जैसे मान के चलो जहां ड्राई, ड्राई कह सकते हो, तो जहां पर मतलब पानी है ही नहीं वहां एरिड है। और यहाँ ये जो कि जहां पर गीला है वहां डैम्प कहलाता है। नेक्स्ट आओ। अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स। एक लेपर्ड जो होता है वो अपने स्पॉट को कभी चेंज नहीं करता है, यानी अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट, यानी अपने लेपर्ड अपने स्पॉट को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि जो विचारधारा एक बना लिया है उस अपने विचारधारा से पीछे नहीं हटेगा, अपने विचारधारा को चेंज नहीं करेगा। यानी समवन हु इज चेरिस्ड अबव ऑल अदर्स, अ विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स, समथिंग गुड दैट इज इट recognized at first, you cannot change who you are, यानी you cannot change, तुम नहीं बदल सकते हो जो तुम हो, यही कहलाता है leopard can't change his spot। एम्पथेटिक, एम्पथेटिक का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी के प्रति नहीं आदमी रखता है, दया भाव रखता है ना, मतलब जैसे सिंपथी और एम्पथी, किसी के प्रति सद्भाव रखता है ना, गुडविल रखता है, अच्छा जो भाव रखता है उसको क्या कहते हैं, एम्पथेटिक। वो व्यक्ति कैसा है तो एम्पथेटिक है, यानी जिसके लिए अच्छे विचार है। लोनली का मतलब होता है अकेला, ये बताया था ना, लोनली, ओनली, अलोन। अलोन का मतलब होता है कि जहां पर कोई नहीं है, वो क्या है, मतलब एक तरीके से अलोन है वो, है ना। और जैसे मान लो कि जहां पर कोई है ही नहीं, आप रेगिस्तान में चले गए, वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, अलोन है। और जहां पर 10 लोग हैं लेकिन फिर भी आप अकेला फील कर रहे हो, लोनली है। समझ में आ गया। और ओनली का मतलब केवल एक, यही चीज होता है। यहां हो जाएगा मर्सीलेस, एंटोनिम पूछा है, यानी यहां मर्सी का मतलब होता है दया, और लेस का मतलब भी ना। कैरिस्मेटिक का मतलब आकर्षिक। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब होता है काफी फ्रस्ट्रेशन में है, डिस्परेशन में है, वही फ्रस्ट्रेटेड। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल होता है, जो अंदर क्या है बाहर क्या है सब जानता है, उसे क्या कहते हैं, इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स जिसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल डिटेल्स। नेक्स्ट, ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। बताओ इसका आंसर, बताओ क्या होगा। बस हो गया। ये टोल्ड क्या है, पास्ट है। इसका मतलब कि अगर आर भी पास्ट में है तो आर एस शुड बी पास्ट, शुड भी नहीं सर, मस्ट बी पास्ट। इसका मतलब कि ये क्या है, ये पास्ट का है तो अगला भी पास्ट होगा। तो डैट तो कंजंक्शन है और ही हो गया, ही के हिसाब से यहां गोज नहीं होगा, गो को काट के क्या कर देंगे, वेंट। पास्ट है तो वेंट। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला, द एनर्जेटिक किटेन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हीज। देखो किटेन का मतलब होता है जो बिल्ली का बच्चा होता है उसे कहते हैं किटेन।
अच्छा, यहां पर पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है अच्छा यहां पर देखो, यहां पर हालांकि अब ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि मेल की फीमेल, हालांकि उस हिसाब से हीज लगाना चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चला। यहां पर हीज लिखा भी है। अब क्वेश्चन पूछ दिया है, एमटीएस का सवाल है ये लोग थोड़ा गहराई में नहीं उतर पाते हैं। इट्स होगा फिर, ओके ये है इट इज, ये है इट ऑब्जेक्ट, या ये है इट इज, यानी ये और ये सेम है, एसी का शॉर्ट रूप है और ये ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट है तो इट्स ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, ओजोन इज अ रिएक्टिव, तो सीधा सीधा दिख गया है, तो reactive gas that is not only important in protecting us from harmful ultraviolet radiation but is also a greenhouse gas and at high smoke level concentrations harmful to human health and vegetation। यहां पर तो देख के ही आंसर आ रहा है, रिएक्टिव जो गलत है, आईवीई होता है, आईवीई ये रहा, तो आईवीई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलो एक बार पढ़ो, ये आपका पैसेज है ये। देखो, कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ, यानी अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ क्या? कॉजेस, थॉट्स, थिंग्स, टाइप्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक कारण है, कॉजेस, वैरायटी ऑफ कॉजेस, वन विच इज ऑलवेज रिकरिंग एंड द इफेक्ट्स ऑफ विच वी हैव had a recent example is the deorganization of industry resulting from a long war. This is a serious difference डिस्कशन नेचर प्रॉब्लम। तो दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक क्या है? सीरियस प्रॉब्लम है। एडमिटिंग ऑफ नो इजी एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स, एडमिटिंग ऑफ नो इजी की क्लू आंसर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम इसका आसान कोई सॉल्यूशन नहीं है। सीधा सीधा क्या दिख गया? सॉल्यूशन, तीन तो देखते ही सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे देखो, नो इजी सॉल्यूशन एट द बेस्ट ऑफ टाइम, अगेन देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक बार फिर से जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है विच फॉलोड अ मार्क, जो क्या है? डिमिनिशन इन द ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, यानी कि कह रहा है कि अगेन पुनः देयर इज द अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यहां पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है विच फॉलोड, जो फॉलोड करता है मार्केट को, जो क्या है? डिमिनिशन है इन द इन द इन द मटीरियल, हाँ क्वालिटी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी ऑफ क्या है? क्वांटिटी की बात है, क्वालिटी नहीं। यहां पर नंबर दिखाएगा ना, एक एक मात्रा, यानी जो क्या है? डिमिनिशन इन द क्वांटिटी ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट, एक रॉ प्रोडक्ट है तो उसको क्वालिटी यानी क्या कर देंगे? क्वांटिटी, नंबर नहीं है, क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी। सच एज, जैसे कि कॉटन, फीवर हैंड्स एंड रिक्वायर्ड इन द मील्स एंड फैक्ट्रीज, कि जो मिल्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, जैसे कि कॉटन है, कुछ हैंड्स हैं जो रिक्वायर्ड है क्या? मिल्स में और फैक्ट्रीज में। वी मे कॉल दिस, हम इसे कह सकते हैं कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, कि ये एक बुरे, हार्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज के, मतलब एक तरीके से खेती कह सकते हो या पालन पोषण कह सकते हो, यानी कॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट, सिमिलर, समानता, बट मोर सीरियस, लेकिन ज्यादा सीरियस जो है, इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस है, बदलाव है, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी, कि अब लोगों को हटा के मशीनरी, रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर जो चेंजेस देखने को मिला है, जो किसके कारण से? तो इन्वेंशन हुई है मशीनरी की, विच डज, जो करता है, मोर वर्क, ज्यादा काम, एंड रिक्वायर्स हैंड्स, अब यहां पर देख के ही लग रहा है क्या है? यहां पर फीवर है, हैंड्स, तो यहां पर भी हैंड्स है, तो कुछ थोड़े बहुत कम हाथ, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? फीवर हैंड्स। चलिए, बस आपका ये सेट पूरा हुआ, बाकी आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, है ना? मंडे को आपसे मिलेंगे और फिर आगे चीजों को फिर से समझाएंगे। देखो, क्लोज टेस्ट में आपने एक चीज देखा कि उसको जब पढ़ते हैं आप, जब आपको एक समझ जब विकसित हो जाता है, तो फिर क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक दिखने लगता है कि इसका आंसर ये दिख रहा है, इसका आंसर ये दिख रहा है। तो ये है ना, ऐसा नहीं है कि मैं भी बचपन से ऐसी चीजें जो है किया हूँ। मेन चीज क्या है कि जो आप पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, तो उस वो जो काम होता है।
बिल्कुल आएगा बाबू, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन आपने नहीं पढ़ा एनडीए में। देखियो, एनडीए की अंग्रेजी एनडीए में काम करेगी, है ना। फाउंडेशन में एनडीए में सिर्फ यही अंतर है कि आप अगर एनडीए, देखो एनडीए कोई बैच लेता है तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं लेता है ना। वो लेता है किसके लिए, तो सारे सब्जेक्ट के कमांड के लिए। समझ में आ गया, तो वो बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं, तो खास करके ये बात है ना। और इस कारण से जो है थोड़ा सा हो जाता है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ढंग से अपने सारी चीजें सीखा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे मंडे को, और मंडे को आगे देखेंगे। चलिए, हाँ हो जाएगा बाबू, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रहा है, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, सर्वर पर लोड थोड़ा ज्यादा है, तो इस कारण से। चलिए मिलते हैं आपसे मंडे को, और मंडे को और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।